आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एनवायरमेंटलिस्ट और डांसर डॉक्टर दया रॉय से। तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर दया रॉय से। आपका इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। आदाब, और मुझे इस लायक समझा कि इस प्रोग्राम में बुलाया। जी डॉक्टर दया, जैसे कि हमें मालूम है आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, डांसर है, डिफेंस ब्लॉगर भी है, किसी एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं और एक डांसिंग स्कूल भी चलाती हैं। तो इतने सारे काम आप एक साथ कैसे कर लेती हैं? मुझे ये लगता है कि टाइम मिलना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको सारी चीज़ें पसंद हो। जी। हम लोगों को पसंद आती है, इसीलिए हम कर भी लेते हैं, वक्त भी निकाल लेते हैं। जी। और साथ में घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि सपोर्ट बहुत मिला है मुझे, स्पेशली अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड से, जी। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से। जी। तो अगर हम आपके बचपन के बारे में बात करें तो आपका बचपन कहाँ गुजरा? वैसे तो दिल्ली में ही गुजरा है और मेरी पढ़ाई भी दिल्ली की ही है। जी। और बचपन से मैं यही नहीं हूँ, आप बोल सकते हैं कि बोलते हैं जीना यहाँ मरना यहाँ। हाँ। तो यही है। और पढ़ाई बोलो तो मेरे ग्रेजुएशन, मेरी स्कूलिंग सब कुछ दिल्ली से ही रही है। लेडी ओवन स्कूल था, बहुत हेल्प किया उसने भी मुझे डांस करने में, और एनवायरनमेंट में मेरे कॉलेज ने बहुत हेल्प किया। तो हम लोग कॉलेज में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से भी जुड़े हुए थे। साथ में हम लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जो हम जाके, इकबाल मलिक जी हैं जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन लोगों हमें जगह जगह लेके गए, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस दिलाई। और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एनवायरनमेंट में की। मेरी बहुत घर से भी मुझे बहुत वो मिला, इंटरेस्ट मिला, क्योंकि मेरी मम्मी भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ाती थी। तो उसी से एनवायरनमेंट के चक्कर में, और फिर डांस तो चलो, जब भी हम ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमारे अंदर बचपन से होती है। तो क्या आप भी बचपन से इसी फील्ड में आना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी? मैं बचपन में एक्चुअली मुझे शौक़ था फाइटर पायलट बनने का। अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा बहुत कहते बचपन से ही एक हिस्ट्री का एक शौक़ रखते थे कि इंडिया में क्या हुआ, किस तरह से आज़ादी मिली, और मुझे कहानियों का बहुत शौक़ था। तो बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाते थे और वो कहानियाँ सुन सुन के मैं डिफेंस में जाना चाहती थी। और मुझे लगता था कि पायलट, उस वक्त फाइटर पायलट लड़कियाँ नहीं बनती थी, बहुत कम। तो मुझे ये लगता था कि मैं उड़ूंगी और मैं आसमान में उड़ूंगी, और मैं फाइटर पायलट बनने का बहुत शौक़ था मुझे। अच्छा। तो बट अब क्या कर सकते हैं, दिल्ली की पोल्यूशन आप जानते ही है। एज़मा का मुझे प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वो ख्वाब कहीं और रह गए। तो उसी से एनवायरनमेंट का शौक़ हुआ। और डांस एक चीज़ है जो मैं नहीं छोड़ना चाहती थी, तो वो तो एज़ इट इज़ मैंने कंटिन्यू करने की कोशिश की है। तो डांस आप बचपन से कर रही थी? हाँ जी, हाँ जी। तो पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ी मैं जब 3 साल की थी। तो एक थिएटर हम लोगों का, हम बंगाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम लोगों का दुर्गा पूजा आपको पता ही है हर साल होता है। तो उसी तरह से ऐसा कोई साल शायद नहीं गया जो हम स्टेज पे नहीं गए। तो उसके बाद से वहीं से शौक़ हुआ कि चलो कुछ करते हैं। तो फिर मैंने डांस एकेडमी ज्वाइन की, उदय शंकर स्टाइल ऑफ क्रिएटिव डांस एकेडमी ज्वाइन की। तो वो करीब 10 साल की उम्र से ज्वाइन की। अच्छा। हाँ, तो तब से डांस छोड़ा नहीं है। आप डांस की कई सारी अलग अलग फॉर्म्स में डांस करती हैं, कई सारी अलग अलग फॉर्म्स आपने सीखी हैं। तो ये कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? सबसे पहले तो उदय शंकर जी से, ये उदय शंकर स्टाइल है जो मॉडर्न डांस के इंडिया के पायनियर रह चुके हैं, आप कह सकते हैं। वो रवि शंकर जी हैं जो सितारिस्ट हैं, उनके बड़े भाई थे, और उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न डांस को वाजिद किया इंडिया में। तो उन्होंने किया कि इंडियन टेम्पल डांसेस जो हैं उनके साथ पाश्चात्य सारे जो स्टाइल्स हैं, स्पेशली रशियन बैले फॉर्म को उन्होंने जोड़ा, और इसी को वो सारे यूरोप और अमेरिका में लेके गए। उसके बाद संगीत अकेडमी, नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिला उनको, उसके बाद पद्म विभूषण भी मिला उनको। वो डांस सीखते सीखते ना, ऐसा दौर एक चल रहा था जब 90 के दशक में, आई थिंक सब लोग वेस्टर्न डांस को बहुत सराह रहे थे, और सब कह रहे थे कि चलिए एशले लोबो तब
आ रहे थे, तो हाँ। कि वो बहुत एक अच्छा स्टाइल है, ग्रेस था एक। तो बट मुझे ये लग रहा था कि उदय शंकर स्टाइल सीखने से मुझे ऐसा एक वो मिला ना, ग्राउंडिंग बोलते हैं जिसको, जो मैं किसी भी जगह पे जा सकती थी। उससे पहले मैंने कभी वेस्टर्न डांस किया नहीं था, लेकिन हम लोगों के बैलेज होते थे, जैसे एक था ड्रग्स, एंटी ड्रग बैले, उसमें पूरा वेस्टर्न डांस था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, मैं भी जैज़ ज्वाइन करके देखती हूँ कि कैसा लगता है। हाँ। तो उसी तरह से मैंने फिर थोड़ा सा गैप लिया उदय शंकर स्टाइल से। मैं फिर जैज़ की, आश्ले लोबो मैंने 4 साल किया। फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलो मैं ट्राई करके देखती हूँ कि बॉलीवुड कैसा लगता है। हाँ। फिर सालसा, फिर कंटेम्पररी। बट मैं ये चीज़ देखी ना कि उदय शंकर ने ऐसा एक ग्राउंडिंग मुझे दिया, ऐसा एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिया कि हर स्टाइल में मुझे आसानी होती थी उसको उठाने में और उसको करने में, और मज़ा भी आता था मुझे एज अ डांसर। सो इसी तरह से सारे में एक के बाद एक स्टाइल करती गई जी। तो एंजॉय भी बहुत किया। जैसे आपने क्लासिकल भी किया और मॉडर्न डांस भी किया, तो दोनों में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस दोनों में कितना है? नहीं, डिफरेंस तो देखिए ये है कि किसी भी स्टाइल बोलो उसमें मेहनत तो लगती है। हाँ। बट ये है कि क्लासिकल स्टाइल में ना एक थोड़ा बहुत बंधा हुआ, जो कि आजकल वैसे क्लासिकल डांसर्स तोड़ रहे हैं। हाँ। आप देखो तो काफ़ी शोभना नारायण जी वगैरह बोलते नहीं है, वो बाहर निकल रहे हैं उस चीज़ से। लेकिन क्लासिकल मतलब ये था कि जैसे मेरे जो दोस्त सीख रहे थे कि अगर आपने क्लासिकल किया है तो 8 साल से पहले आप स्टेज पे नहीं चढ़ोगे। अच्छा। उस टाइम ये था हाँ। कि अच्छी तरह आपको ग्राउंडिंग हो गई। मैं ओडिसी सीखी हूँ, मैं 2 साल सीखी हूँ कल्याणी बेहरा जी से, लेकिन मैं नहीं कह सकती कि मैं ओडिसी डांसर हूँ, क्योंकि मैंने उस तरह का तालीम हासिल नहीं किया है। लेकिन मॉडर्न डांस का ये है कि आपको थोड़ा सा उसमें अपनी फ्रीनेस डालने का मौका मिलता है, थोड़ा सा और जो बंधे दायरे में से निकलने का मौका मिलता है, और थोड़ा और मॉडर्न क्रिएटिव डांस बोलो तो उसमें आप कुछ भी घुसा सकते हैं आजकल। हाँ। का मतलब तो कि क्लासिकल भी पार्टली आप डाल सकते हैं उसमें। तो इस तरह से वो यही अलग, तो मेरे ख्याल से यही बोल सकते हो आप कि एक बहुत बंधा हुआ होता है और दूसरे में थोड़ा सा आप क्या बोलते हैं ना, सोच से अपने बाहर निकल सकते हो। हाँ, एक सोच का दायरा नहीं होता मॉडर्न डांस में। डॉक्टर दया, आपसे हम और भी जानेंगे आपकी ज़िंदगी के बारे में। फ़िलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम परवाज़। डॉक्टर दया, जैसे कि आपने बताया कि आप डांस की अलग अलग फॉर्म्स सीख रही थी, तो आपने ऐसा नहीं सोचा कि मैं पूरी तरह से इसी को अपना करियर बना लूं? कभी कभी ऐसे सोचती भी थी। पर ये था कि जैसे मैंने बोला कि मैंने एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट पैदा हुआ। उसके बाद हम जहाँ रहते थे वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, पानी की बहुत किल्लत थी। तो मैं देखती थी कि क्यों ऐसी बात है। फिर दिल्ली में आपको पोल्यूशन का पता है, तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने सोचा कि देखते हैं एनवायरनमेंट में। और मेरी फैमिली का ये है कि सारे लोग एकेडमिक्स में हैं, मेरे सारी फैमिली प्रोफेसर्स हैं। तो एक चीज़ था कि मैंने उस तरह से करना पड़ेगा। हाँ, कि करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं था कि कभी किसी ने रोक टोक नहीं की, लोगों ने पढ़ने भी दिया। और डांस वांस या थिएटर बोलो, म्यूज़िक, मैंने सब कुछ किया है। तो ऐसा कुछ नहीं था कि आपको कुछ करना ही है। एनवायरनमेंट में इंटरेस्ट था तो इसी तरह से मैंने, बट प्रॉपर साइंस से मैं हट गई, जो कि मेरी फैमिली ने शायद किसी ने सोचा नहीं। मेरी मम्मी केमिस्ट्री में है, पर मुझे उतना वो नहीं था कि प्रॉपर साइंस में जाना है। तो इसी तरह से मैं एनवायरनमेंट में घुसी। बट हाँ, जैसे आपका पीएचडी में अगर हम टॉपिक की बात करें तो पानी आपका टॉपिक था। हाँ जी, तो मतलब पानी क्यों? वही कि एक चीज़ ना, मैंने जब अपने कॉलोनी में देखा कि पानी की किल्लत है, फिर जैसे आस पड़ोस के सब लोगों को लगता था कि अरे क्या है ना कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े एरिया में रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पानी मिलता है। अच्छा। बट जब मैंने अपनी एमफिल शुरू की JNU से, उस वक्त मैं जब कुछ लोगों को इंटरव्यू लिया तो उन लोगों ने बोला लेकिन हम पानी सबको एक जैसा भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को कम जाता है कि किसी को ज़्यादा जाता
जाता है, वो लोग अपने अंडरग्राउंड से पंप लगा के अपने जगह पे पानी भेजते हैं। तो इसी तरह से मुझे एक दो लोगों को मैंने जब पूछा, मेरी एक्चुअली एक डांसर, हमारी डांस टीचर हुआ करती थी एशले लोबो में, उनको जब मैंने पूछा कि आप तो इतने बड़े एरिया में रहती हैं, तो लोधी कॉलोनी में रहती थी, और तो आपको कहते हैं वो पानी हम पी ही नहीं सकते जो हमें मिल रहा है। अच्छा। क्योंकि वो अंडरग्राउंड से हमारा मिलाते हैं दिल्ली जल बोर्ड के सप्लाई के साथ। इसी से मुझे लगा कि चलो पीएचडी के टॉपिक में कुछ ऐसा किया जाए जो कि समझा सके कि क्यों ऐसा है। दिल्ली जल बोर्ड को हम कहते हैं ना सरकार ने सब कुछ गलत किया है, सरकार दोषी है, सरकार ये सरकार वो, कि देखा जाए कि बात क्या है, कहाँ से आई। तो इसी तरह से इसमें इंटरेस्ट आया। एज अ एनवायरमेंटलिस्ट आप क्या सोचती हैं? हम अपने लेवल पे कुछ ऐसा करें कि जैसे हम उसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ काम करें। तो पानी की सबसे ज़्यादा, जैसे हम लोगों में अभी सोनिया विहार के चलते बहुत ठीक हो गया है, लेकिन अभी भी हम लोगों को वो बचपन की आदत पड़ी हुई है कि शावर नहीं करना है, गाड़ी नहीं धोनी है, एक कपड़ा लेके साफ़ करना है, पानी अगर ओवरफ्लो कर रहा है, ऊपर की टंकी भर गई है तो उसको बंद कर देना है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम लोगों के अंदर बोलते हैं ना आ गई है, बैठ गई है, कि वो चीज़ मैं अभी भी पानी जब ठीक हो गया है तब भी वो चीज़ें आदत बन चुकी है। लेकिन वो आदत बनने का वेट नहीं करना है, क्योंकि पता है कि दिक्कत है, क्योंकि पता है कि किसी किसी देशों में पानी बल्कि है ही नहीं। आजकल तो काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है कि कुछ कुछ देश का पानी ख़त्म हो रहा है। तो इस ज़बरदस्ती वाले चीज़ को वैसे ही आदत बना ले, अगर दिन जैसे एसी से पानी टपकता है, अगर आप उस पर बकेट रख दे पूरा भर जाता है सुबह तक, वो आप किसी भी पेड़ पौधों को डाल सकते हैं, उससे आप गाड़ी भी धो सकते हैं, क्योंकि वो डिस्टिल्ड वाटर हो जाता है। वो चीज़ें अब अंदर आ गई है, लेकिन वो बाकियों को भी क्या बोलते हैं ना कि अवेयरनेस नहीं है। तो वो चीज़ें अगर मेरे ख्याल से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ले आएँ, जैसे एक चीज़ वो बोलती हूँ कि लोग कोक पेप्सी बहुत पीते हैं, पीते तो हैं। आप छोटी बोतल ना खरीद के बड़ी बोतल खरीदोगे तो आप पानी बचाओगे, क्योंकि प्लास्टिक बनाने में भी बहुत वो होता है। फिर अगर आपको कश्मीरी सेब मिल रहा है, आप वो खरीदोगे, यूएस सेब नहीं खरीदोगे, तो आपने उतना ज़्यादा कार्बन क्रेडिट बचाया, क्योंकि वो प्लेन से आता है या कहीं से इंपोर्ट होके आता है। अच्छा। ये चीज़ें सोचने की है जो आम आदमी नहीं सोचता है। डॉक्टर दया, आप लोग कॉलेजेस में भी जाते हैं, स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स को आप बताते हैं किस तरह से अपना एनवायरनमेंट बचाएं, तो वहाँ पर आप किस तरह से उनको बताते हैं, क्या क्या बताते हैं, किस तरह से उनको अवेयर करते हैं? रिसेंटली प्लास्टिक का नो प्लास्टिक डे का वो चल रहा था, तो मुझे एक्चुअली एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से बुलावा आया था बच्चों का एक प्रोग्राम लेने के लिए। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा ना कि पता सबको सब कुछ है, लेकिन हम लोगों को ये होता है ना कि हम उसको बचत कैसे करें या उसको यूज़ कम कैसे करें, या टेक्निक, लोगों को इंटरनेट है, लेकिन इंटरनेट में बैठ के देखने का या वक्त किसी के पास नहीं है। बच्चों को तो आजकल एकदम ही नहीं है, क्योंकि ट्यूशन से फुर्सत नहीं होती। जब ट्यूशन ख़त्म होता है तो या तो पढ़ने बैठ जाओ या तो खेलने बैठ जाओ। तो मैंने ये देखा ना कि एक जगह पे अगर सल्यूशन डालो, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम तो बता देते हैं लेकिन उसका हल नहीं बताते। कहीं भी लोग बोलते हैं ये प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है तो हम हल ये है, तो गवर्नमेंट के ऊपर ही अगर हल छोड़ देंगे या साइंटिस्ट के ऊपर हल छोड़ देंगे, आप हमें भी तो बताओ हम क्या करें। तो यही मैंने सोचा कि हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। तो अगर बच्चों को बताया जाए कि प्लास्टिक कम कैसे करें, तो ये भी तो है ना कि प्लास्टिक ख़राब है, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि खून का बॉटल भी प्लास्टिक में आता है। आप वापस जा सकते हैं, कांच की बॉटल में नहीं जा सकते। आप वापस कांच की सिरिंज में जा सकते हैं, तो फिर उसको बार बार बॉयल कौन करेगा, उसको डिसइंफेक्ट बार बार कौन करेगा। वो चीज़ें आप नहीं बोल सकते कि ये ख़राब है। फिर आप बोलोगे कि प्लास्टिक बैग बैन हो गए, सब जगह ने पेपर बैग पेड़ नहीं कट रहे, पेड़ से तो भी तो नुकसान होता है।
क्लॉथ बैग कितने लोग, तो यही है ना कि उनको बोलना कि एक छोटा सा क्लॉथ बैग अपने पर्स में फोल्ड करके रख लो। कभी बाज़ार जाते हो तो उसको निकाल के, अब सुंदर सुंदर आती हैं, कहाँ से ख़रीदा जा सकता है, कहाँ आप रख सकते हो। छोटा सा एक रबर बैंड लगा के उसको पॉकेट में रख दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि है, जब तक आपको शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें, जैसे फिर मैंने बोला चिप्स का पैकेट अगर ख़रीदना है, छोटा ना खरीद के हम बड़ा खरीदें। एक छोटी सी भी पानी की बॉटल हो, या आजकल वो आती है ना जो एक पतली हो जाती है, जो कि बलून की तरह होती है, आप उसको फोल्ड करके रख सकते हैं। पानी भरनी हो तो वो प्रॉपर शेप में आ जाती है, वैसी वाली बॉटल कैरी कर लो। अच्छा। तो फिर उसके बाद प्लास्टिक की बॉटल अगर आप ख़रीद रहे हो या आप चिप्स के पैकेट ख़रीद रहे हो, उसके तरह तरह के रोज़मर्रा के यूसेज होती है। तो इंटरनेट में बहुत वीडियो मिल जाएगी, बच्चों को बस बिठा के उसको दिखाना होता है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है कि उनको हम सिखाएं। एक बार आप वीडियो उसको दिखा दोगे ना, बच्चों को भी कहते हैं अच्छा ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये है जो हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर दया, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे, यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में। डॉक्टर दया, आपने बताया कि किस तरह से आप लोग कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं और वहाँ पर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस तरह से जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बचाया जा सकता है। तो जब आप लोग कॉलेजेस में जाते हैं और उन्हें बताते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? ज़्यादातर तो ये होता है कि अब हमें पता है कि हम अपनी तरफ से कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक आइडिया होता है ना कि सब कुछ हम किसी और पे छोड़ रहे हैं, या हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर दिल्ली पोल्यूटेड है, हम क्या कर सकते हैं? तो अकेले में मेरे आपके बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आइडियाज़ देते हैं तो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, आजकल के बच्चे बहुत हमारे से बहुत ज़्यादा जानकार हैं। उनको अगर आप कोई आइडिया घुसा दो, उनके दिमाग में आप डाल दो कि ये चीज़ आप कर सकते हो खुद, और बल्कि आप सबको बोल सकते हो देखो ये मेरा स्टाइलिश बॉटल है, ये मैं खुद घर से लाता हूँ क्योंकि ये स्टाइल है मेरा। स्टाइल स्टेटमेंट आजकल बच्चों को बहुत पसंद है। तो अपनी तरफ से हम वेस्ट सेग्रीगेट कर रहे हैं। हमारी कॉलोनी में भी आजकल लोगों ने वेस्ट सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया है, पुराने कपड़े हैं एनजीओज़ को देना शुरू कर दिया। अच्छा। सो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स रही है अभी तक तो। जी, जैसे अभी की बात करें तो अभी पोल्यूशन लेवल सबसे ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, खांसी की, गले की, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी हिफाजत कर सकते हैं? आई थिंक सबसे बड़ी बात है जो लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या वॉक लेनी चाहिए, बट ये अच्छा टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हो जितना भी, और बच्चों को आप मना भी नहीं कर सकते खेल कूद मत करो, तो मुझे लगता है कि इंडोर स्टेडियम टाइप की जगह हो या कुछ थोड़ा सा अंदर जो चीज़ें हो सके वो करना बेटर है। साथ में अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो पोल्यूशन मास्क ज़रूर पहने। जो, और अगर मास्क नहीं पहन सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एक गीला कपड़ा भी अगर नाक में बांध लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, या जो भी है, आई थिंक वो भी सही है। ये चीज़ें तो अपने हाथ में है, बाकी तो खैर पोल्यूशन लेवल का अपने हाथ में नहीं होता। जी, आप डिफेंस ब्लॉगर भी हैं। हाँ, तो ये कब से है, कितने सालों से कर रही हैं? ज़्यादा दिनों से तो नहीं, खैर मुझे एक्चुअली कोरा में किसी ने आंसर पूछा था मेरे फेसबुक में देखकर कि आपको कुछ दोस्त हैं, आपके आर्म्ड फोर्सेस में दोस्त हैं, तो आप कुछ बताइए। तो मैंने ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत लिखा, उसी से देखा कि मेरे आंसर्स फॉलो होते गए और लोग और क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन पूछते गए। इसी तरह से थोड़ा इसमें मतलब इंटरेस्ट भी आ गया, और करीब करीब 1.5 साल बोल सकते हैं आप, 2.5 साल से ये मैं, बट उतना टाइम नहीं दे पाती, वक्त नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें भी, एनवायरनमेंट और डांस के लिए भी वक्त निकालना पड़ता है, और आजकल के माहौल को देखकर वैसे भी थोड़ा सा इस एरिया में ज़्यादा जाना ठीक नहीं है। अच्छा। तो इसीलिए मैं यूजुअली पर्सनल एक्सपीरियंसेस और स्टोरीज़ में ही ज़्यादा वो करती हूँ, या ट्रेनिंग जो कि ऑलरेडी
ग्रुप्स में डिस्कस्ड होते हैं, बट ये होता है ना कि सबको कुछ कुछ पता है बट एक जगह पे नहीं है। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि जो डिफेंस में जाना चाहते हैं या जो ये एग्ज़ाम्स वगैरह करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, वो इस फील्ड उन में लोगों कैसे जा को सकते हैं। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना कि किस तरह की आपकी ज़िंदगी होगी, किस तरह की ट्रेनिंग होगी, आप क्या कर सकते हैं इसमें जाने के लिए, उस तरह से। और आगे की आपकी किस तरह की प्लानिंग्स हैं, क्या करना है? कि आप एक एनजीओ के साथ भी जुड़ी हुई हैं? हाँ, मैं एक्चुअली एनजीओ में काम करती थी काफ़ी साल से। मैं एनजीओ में ही एनवायरमेंटलिस्ट के बतौर काम कर चुकी हूँ। मैंने शुरुआत में एक्चुअली सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट जो CSE है, वहाँ पे मैंने किया था, एनवायरमेंटल जर्नलिज्म का कोर्स किया था। फिर उनके साथ काफ़ी वक्त तक थोड़ी सी जुड़ी हुई थी प्रोजेक्ट टू बेसिस पे। फिर WWF में भी मैंने एक एनवायरमेंटल लॉ का कोर्स किया था, उनके साथ भी मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके बाद टॉक्सिक्स लिंक था जहाँ पे मैंने पहली बार प्रॉपर तौर पे मैंने प्रोजेक्ट्स किए। वो पोल्यूशन और परसिस्टेंट पोल्यूटेंट्स जिसको बोलते हैं ना, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए। और अभी मैं कंसल्टेंसी करती हूँ एनवायरमेंटल पे, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बेसिस, डिपेंड करता है कि कहाँ से आए। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बोलो, वहाँ से उनके साथ भी कर चुकी हूँ। और अभी रिसेंटली मैंने 1-2 जगह पे एनवायरनमेंट और डांस को भी कंबाइन किया है। जैसे हम लोगों का एक प्रोग्राम था कि एनवायरनमेंट के बारे में या सीज़न चेंज, आजकल जो क्लाइमेट चेंज के बारे में डांस के थ्रू कैसे पोर्ट्रे किया जाए। तो वो भी नया वही चीज़ है जो आजकल बोलते हैं नए दिन नए सोच, तो उसके तरफ जा रही हूँ। जी, जैसे आपने हमें बताया कि PhD में आपका टॉपिक था पानी, तो उसके बाद क्या फिर आपने पानी के ऊपर कोई काम किया? हाँ, मैंने पानी के ऊपर काफ़ी काम किया है। तो वाटर मार्केट्स के ऊपर भी काम किया है। जैसे अलग अलग तरह के जो हम इस्तेमाल करते हैं, बिस्लेरी बोलो या आप बॉटल्ड वाटर बोलो या वाटर प्यूरिफिकेशन वाली जो डिवाइसेस बोलो, उसका क्या दिल्ली में मतलब कौन से तबके के लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है, इन सब पे भी मैंने काम किया है। आप इतने सारे ज़िंदगी में काम करती हैं, इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आपकी फैमिली में आपको कौन सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है और कैसे करता है, तो वो कौन है? बचपन में तो खैर मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट किया है। मेरी मम्मी एक इंस्पिरेशन रही है मेरे लिए, मैं आप कह सकते हो कि जो इतना सब कुछ हार्ट पेशेंट होते हुए उन्होंने अपनी PhD ख़त्म की, मुझे बड़ा किया, साथ में पढ़ाती हैं मिरांडा हाउस में। और देखा जाए तो वो सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं करती। किसी साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप में भी काम करती हैं, किसी प्रोग्राम में हो वो भी कर रही है, साथ में मेरे को पढ़ाई में भी हेल्प करती थी। और यहाँ तक कि मेरे डांस के कोरियोग्राफी में आइडियाज़ देने का काम भी उनका रह चुका है। तो एक इंस्पिरेशन तो वो है। और दूसरे ऑफ कोर्स अभी बोलते हैं ना कि औरत के पीछे मर्द का हाथ भी होना चाहिए, तो मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है। और मेरे हस्बैंड ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम वक्त नहीं दे पाती, बल्कि अभी रिसेंटली हम लोग एक कोरियोग्राफी का प्रोग्राम चल रहा था, रात को 10-10 बजे मैं घर आ रही थी। उन्होंने मुझे लाने का काम भी किया बिना कुछ कहे कि चलो ठीक है, मेरे पास वक्त है तो मैं आपको हेल्प करता हूँ। फैमिली सपोर्ट बहुत मैं कहूँगी लकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा मिला है। जी, और ज़रूरी है ज़िंदगी में कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं सपोर्ट तो चाहिए ही होता है। आप एक डांस स्कूल भी चलाती हैं, तो ये किस तरह का डांस स्कूल है? यहाँ पर आप कौन कौन सी फॉर्म सिखाती हैं और किस उम्र के लोग आते हैं? डांस स्कूल मैं एक्चुअली डायरेक्टली नहीं चलाती। मेरी जो टीचर रह चुकी थी वो उनकी प्रोप्राइटर है, लेकिन हाँ मैं वहाँ पे काफ़ी सालों से 10 साल हो गए मुझे वहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हुए और बीच बीच में सिखाते भी हुए। तो हम ट्राई करते हैं जितना फॉर्म, जैसे मैंने आपको बोला, हम लोग सीखते हैं। बेस तो हमारा उदय शंकर स्टाइल ही होता है, क्योंकि जो भी बोलो हम दोनों के जो भी आज हम हैं उसके कारण उदय शंकर स्टाइल ही रह चुका है। तो उसका हम बेस बनाते हैं और उसके बाद आप कंटेम्प्रेरी, आजकल बच्चों का जो शौक़ होता है, कंटेम्प्रेरी भी सिखाते हैं, फोक भी सिखाते हैं, वेस्टर्न तो करते ही हैं। और मैंने हमेशा सुना है ना बचपन से ही कि डांस करो तो आपको कंसंट्रेशन और पढ़ाई में बहुत
वो मिलता है, हेल्प मिलता है, क्योंकि आपका ब्रेन का जो दोनों हिस्से हैं वो एक साथ काम करते हैं। अच्छा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बच्चे डांस करते हैं तो वो जल्दी पिकअप करते हैं, तो इंटेलिजेंट मतलब भी हो जाते हैं, और साथ में मेरे ख्याल से पढ़ाई में भी उनको मदद मिलती है कंसंट्रेशन की। जी। डॉक्टर दया, आप हमारे स्टूडियो में आई और अपनी ज़िंदगी से जुड़ी तमाम बातें हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थी डॉक्टर दया रॉय। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसी ही हस्ती के साथ। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।